हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोगों की डेट शीट्स आ गई हैं बोर्ड के एग्ज़ाम्स की, तो आप लोगों ने अपना रिवीजन भी स्टार्ट कर दिया होगा। कुछ स्कूल्स में आप लोगों के प्री बोर्ड्स भी चल रहे होंगे, तो इस समय आप लोगों के रेगुलर बेसिस पे एग्ज़ाम्स हो रहे होंगे। तो मैंने सोचा है कि मैं आज आप लोगों को एक सैम्पल पेपर सॉल्व करवाती हूँ साइंस का। जैसे अभी तक हम लोगों ने जितने भी चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, तो उसमें हम लोगों ने क्वेश्चंस भी लगाए हैं, चैप्टर की भी रीडिंग करी है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बट आज हम लोग एक सैम्पल पेपर सॉल्व करके देखेंगे, तो और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और आपको पता चलेगा कि अभी तक आपने जितना पढ़ रखा हुआ है उसमें से कितनी चीज़ें आपको याद हैं, कितनी चीज़ों को आपको दोबारा से रिवाइज करना है। तो ये सीबीएसई का ही सैम्पल पेपर है, तो इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें पूरा सैम्पल पेपर तो नहीं हो पाएगा, बट हाँ, हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करने का ट्राई करेंगे। तो एक चीज़ और मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको सारी न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। अभी हम लोग का जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर चल रहा था, उसमें थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है, वो मैं अभी अपलोड कर दूंगी, कल अपलोड कर दूंगी उसको भी। बट मैंने आज सोचा कि अगर मैं सैम्पल पेपर सॉल्व करवाती हूँ तो आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा और आप लोगों के लिए प्री बोर्ड्स के लिए भी ये बेनिफिशियल रहेगा। तो हम लोग सबसे पहले सेक्शन ए पे जाते हैं। इसमें सबसे पहले आपको एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं, तो एमसीक्यूज़ में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको रीड करते हैं। The food items like cheese that is shown in the given below image become unfit for eating. This happens due to। अब यहाँ पे कुछ फूड आइटम दिखाया गया है, इसे चीज़ दिखाई गई है, आपको दिख रहा है कि ये खाने लायक नहीं बची है, अब ये फिट नहीं रहेगी खाने के लिए। तो ये किसके कारण हुआ है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला है कोरोजन, दूसरा रस्टिंग, थर्ड इज नन ऑफ दीज एंड रेंसिडिटी। पहले तो आप लोग आंसर देना चाहेंगे कि क्या हो सकता है, ट्राई करिएगा। तो आई होप मैक्सिमम बच्चों ने आंसर रेंसिडिटी ही सोचा होगा, क्योंकि ये क्या होता है जब खाने पे हम लोग, जैसे कोरोजन क्या होता है, कोरोजन क्या होता है, कोई चीज़ क्या होता है, कोई भी आप बाहर कोई भी सब्सटेंस रख देते हैं, वो धीरे धीरे करके डिग्रेड होने लगता है या ख़राब होने लगता है, तो वो हो जाता है कोरोजन। ठीक है। रस्टिंग भी वही कि आयरन की नेल डाल दिया आपने, उस पर क्या हो जाता है, रस्ट ब्राउन कलर का फॉर्म हो जाता है, धीरे धीरे करके आयरन डिग्रेड होने लगता है, तो वो प्रोसेस हो जाता है। रेंसिडिटी में क्या होता है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये फंगस टाइप की लग जाती है चीज़ पे, या कोई भी बैक्टीरियाज लग जाते हैं, तो ये खाने के लिए अनफिट हो जाती है। तो ये कौन सी प्रोसेस हुई है, रेंसिडिटी हुई है, जिसके कारण अब ये जो चीज़ है वो खाने के लिए आप नहीं खा सकते उसका। ओके, तो आई होप आपको ये एमसीक्यू समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट है वी विल ऑब्जर्व वाइट पीपीटी इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब इसमें पूछ रहे हैं इनमें से कौन सी रिएक्शन में हम लोग वाइट पीपीटी को, मतलब वाइट पीपीटी फॉर्म होगा। सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है बेरियम क्लोराइड इज मिक्सड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट, बेरियम क्लोराइड इज मिक्सड विद सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, बेरियम क्लोराइड इज मिक्सड विद सोडियम सल्फेट सोल्यूशन एंड बेरियम कार्बोनेट इज मिक्सड विद सोडियम सल्फेट सोल्यूशन। तो ट्राई करिए आंसर देने का, अपनी कॉपी में सॉल्व करने का ट्राई करिए। मैं आप लोगों को थोड़ा सा टाइम दूंगी, जितनी देर में आप लोग ट्राई कर सकते हैं खुद सॉल्व करने का। तो आई होप आप लोगों ने ट्राई करा होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बेरियम क्लोराइड विद सोडियम सल्फेट सोल्यूशन। अब देखते हैं कि क्या पीपीटी यहाँ पे फॉर्म होती है। बेरियम क्लोराइड को क्या लिखते हैं, BaCl2। सोडियम सल्फेट का क्या फॉर्मूला होता है, Na2SO4। तो उसके बाद जब रिएक्शन होती है तो यहाँ पे क्या होता है, जो क्लोरीन होता है वो यहाँ से बेरियम के पास से रिप्लेस हो जाता है और यहाँ पे सल्फेट आके जुड़ जाता है, तो ये फॉर्म हो जाता है BaSO4 और साथ में 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे Na के हैं और साथ में 2 क्लोरीन है यहाँ पे, ये फॉर्म कर लेता है NaCl, 2NaCl। ये इक्वेशन आपकी बैलेंस भी है। तो यहाँ पे जो बेरियम सल्फेट फॉर्म होता है ना, ये वाइट पीपीटी फॉर्म करता है। तो याद रखिएगा ये एक आयनिक रिएक्शन है, इसमें आयंस फॉर्म होते हैं, बेरियम का आयन फॉर्म होता है, सल्फेट का आयन फॉर्म होता है। उसके बाद क्या होता है, वो बेरियम सल्फेट बना लेता है, जो कि एक वाइट पीपीटी फॉर्म हो जाता है सोल्यूशन में। उसके बाद NaCl
दूसरा प्रोडक्ट बन जाता है आपका। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें कि जो वाइट पीपीटी होता है वो किसका होता है, बेरियम सल्फेट का होता है। किसकी रिएक्शन से फॉर्म होता है, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बोला है टू प्रोटेक्ट द टूथ डिके वी आर एडवाइज टू ब्रश अवर टीथ रेगुलरली। द नेचर ऑफ टूथपेस्ट कॉमनली यूज्ड इज न्यूट्रल, एसिडिक, कोरोसिव और बेसिक। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके जो टूथ हैं वो ख़राब ना हो, डिके ना हो, तो हमें एडवाइस किया जाता है एक तो ब्रश करना चाहिए रेगुलरली। तो हमारा जो टूथ डिके को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा जो टूथपेस्ट होना चाहिए उसका नेचर कैसा होना चाहिए, जो हमारा टूथपेस्ट है वो न्यूट्रल होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए, कोरोसिव होना चाहिए या बेसिक होना चाहिए। न्यूट्रल का मतलब है कि उसमें कोई भी नेचर ना हो, ना ही वो एसिडिक हो ना ही वो बेसिक हो, या फिर एसिडिक हो या बेसिक हो। तो इसमें आप लोग ट्राई करिए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा माउथ में कब हमारे जो टूथ होते हैं वो ख़राब कब होने लगते हैं। उसका रीज़न होता है जब हमारे माउथ का जो पीएच होता है वो कम होने लगता है। 7 अगर है तो वो न्यूट्रल पीएच होता है, बट 7 से कम होने लगता है तो क्या होता है, अगर 5.5 5.4 होने लगता है, तो अगर इतना पीएच हो जाता है तो टूथ खराब होने लगता है। मतलब ये पीएच कैसा होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, 7 से कम जितना भी होता है वो एसिडिक ही तो होता है। जो पीएच स्केल की आप लोगों ने लाइन पढ़ी होगी कि 7 से ऊपर वाले जितने भी पीएच शो करते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, और 7 से कम वाले जितने भी सोल्यूशन या जो भी सब्सटेंस पीएच शो करता है वो एसिडिक हो जाता है। तो माउथ का जब पीएच 7 से कम होने लगता है, जैसे 5.5 5.4 होने लगता है, तो हमारे दांत जो होते हैं वो खराब होने लगते हैं। तो हम लोगों को एसिडिक नेचर को कम करने के लिए क्या चीज़ यूज़ करनी होगी। ऑब्वियस सी बात है, एसिडिक नेचर को कम करने के लिए अगर हम उसमें बेस मिला देंगे तो वो क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगी चीज़। तो हमारे माउथ का जो पीएच होगा वो न्यूट्रल हो जाएगा, इसलिए फिर हमारे टूथ भी डिके नहीं करेंगे। तो हमें एल्कलाइन नेचर का मतलब बेसिक नेचर का टूथपेस्ट यूज़ करना होगा, जिससे हमारे माउथ की एसिडिक नेचर कम हो जाए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, बेसिक नेचर का टूथपेस्ट होना चाहिए हमारा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट इसमें बोला गया है इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम एंड फॉर्म 2 प्रोडक्ट्स। ये रिएक्शन तो मैंने आपको कल ही पढ़ाई थी जब मैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ा रही थी। उसमें हम लोगों ने इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने वहाँ पे देखा था इथेनॉल क्या होता है, C2H5OH रिएक्ट्स विथ Na। ठीक है, उसके बाद क्या फॉर्म होगा यहाँ पे, तो क्या फॉर्म होता है, आप लोगों को याद होगा कि 2 Na के एटम लेते हैं हम लोग यहाँ पे। उसके बाद क्या होता है, C2H5O, और यहाँ पे से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है, यहाँ पे Na लग जाता है आके, और ये 2 मॉलिक्यूल्स इसके भी लेते हैं, यहाँ पे भी 2 लगा दीजिए। उसके बाद क्या होता है कि ये साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। मैंने बताई थी यहाँ से ये हाइड्रोजन गैस यहाँ चली जाती है और Na यहाँ पे जुड़ जाता है आके। तो ये क्या कंपाउंड बनता है हमारा, सोडियम इथॉक्साइड बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। तो आई होप आपको कल वाली वीडियो में ये समझ में आया होगा और आपको याद भी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट MCQ पे जाते हैं। यहाँ पे बोला गया द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच वी कैन ड्रॉ इन टू वायर्स। अच्छा, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं मेटल्स की, नॉन मेटल की। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें किसी भी मेटल को आप वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको क्या कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं। ठीक है, कंडक्टिविटी क्या होता है, जब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देता है। मेलेबिलिटी क्या होता है, थिन थिन सी कैसी प्लेट्स टाइप में कन्वर्ट कर, जैसे एल्यूमिनियम फॉयल फॉर्म कर सकते हैं, वो मेलेबिलिटी हो गई। और सोनरस मतलब साउंड प्रोड्यूस करते हैं मेटल्स ना, जब उनको आप किसी भी मेटल को आपस में किसी भी चीज़ से हिट करते हैं तो कैसी सोनरस साउंड एक प्रोड्यूस होती है मेटल्स में। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डक्टिलिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू कन्वर्ट इट इनटू अ वायर, थिन वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट बोला गया है मेटल्स डू नॉट रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड बिकॉज। अब मेटल्स हाइड्रोजन को क्यों नहीं देगा, आप लोगों ने मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर पढ़ा होगा, अभी मैंने तो नहीं पढ़ाया है बट आप लोगों ने अपनी क्लासेस में पढ़ा होगा, उसमें आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होंगी कि जो मेटल्स होते हैं वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं एसिड से, और गैस रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस, पर नॉन मेटल्स नहीं करते हैं। इसका नेचर क्या होता है, देखो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की उनकी टेंडेंसी होती है। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज नहीं करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं नेचर में, मतलब उन्हें इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। ठीक है, तो इसी कारण क्या होता है कि वो किसी को भी अपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं देते हैं, इस कारण वो रिएक्शन नहीं करते हैं एसिड्स के साथ और हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती है।
ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं। यहाँ पे इससे कोई मतलब नहीं है कि वो हाइड्रोजन से रिएक्टिव है ज़्यादा या हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, उससे कोई मतलब नहीं है। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टर्स होते हैं, वो डोनेट नहीं करते हैं। उनका नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है नेचर में। और जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर के, वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं। इस कारण क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है और वो एसिड्स में फॉर्म करते हैं, एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7, उस पर आते हैं। हाइड्रोकार्बन विच कैन ऐड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Br2। अब यहाँ पे आप लोग को ये डायरेक्ट चीज़ तो एनसीईआरटी में नहीं मिली थी कि आप लोगों ने पढ़ा हो डायरेक्ट ये लाइन और इससे सोल्यूशन कर लीजिए, बट यहाँ पे मैंने जब केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी तो आपको याद होगा कि मैंने एडिशन रिएक्शन पढ़ाया था। तो मैंने बताया था कि एडिशन रिएक्शन किस में पॉसिबल होती है, उन कंपाउंड्स में पॉसिबल होती है हाइड्रोकार्बन्स के जिनमें कैसा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा। मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में ही कैसी रिएक्शन होती है, एडिशन रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे किसको ऐड करना है, हमें Br2 को ऐड करना है। तो Br2 को ऐड करने के लिए हमें कैसे कंपाउंड्स चाहिए हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। जैसे यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये तो दोनों नहीं हो सकते, यहाँ पे भी ऐड हो सकता है। बट हम क्या लेंगे, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा हमारा वो होगा यहाँ पे डी, बोथ। ये वाला कंपाउंड भी हो सकता है, इसका नेम क्या होगा और इसका नेम आप लोग ट्राई करिए। देखिए जो पहला वाला कंपाउंड है उसमें सबसे पहले कार्बन चेन काउंट करिए, मतलब 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 एंड 4, 4 कार्बन हो गए। ओके, तो 4 के लिए क्या लगाते हैं, ब्यूट। और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है 2, ठीक है, डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, ईन लगाते हैं, ठीक है। तो ब्यूट 1, मतलब यहाँ पे लग सकते हैं 1,2 ब्यूट डाई ईन, ब्यूटाडीन। तो इसका नाम होता है ब्यूटा, या फिर आप कह सकते हैं ब्यूटाडीन, ब्यूटाडीन होता है, या फिर ब्यूटाडाईन कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है 2, यहाँ पे बोले गए हैं 2 कार्बन है तो ये हो जाएगा एथ, ठीक है। तो एथ के लिए आप यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, ETH, और ट्रिपल बॉन्ड है तो ये इथाइन, ठीक है, इथाइन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट बात करते हैं, ये है टू मेक ऑल द कनेक्शंस एयर टाइट इन एन एक्सपेरिमेंट वी यूज़। अब कनेक्शंस को एयर टाइट बनाना है तो क्या यूज़ करते हैं इसमें, ये तो आपको फैक्चुअल बात है, इसको याद रखना पड़ेगा। तो उसमें हम लोग वैसलीन का यूज़ करते हैं। लुब्रिकेंट ऑयल्स का हम लोग उस ग्रीसिंग के लिए यूज़ करते हैं कि अगर कोई मशीन चल रही है, जनरेटर्स होते हैं हमारे, मोटर्स होते हैं, उसमें जो वो पड़े होते हैं, रिंग्स पड़े होते हैं, उनमें अच्छे से उनका मूवमेंट होता रहे, उनकी ग्रीसिंग करने के लिए हम लोग लुब्रिकेंट ऑयल या वैक्स वगैरह का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया उस पर आते हैं, ये बायो सेक्शन का है आपका। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी रिलेटेड विद द हेरिडिटी एंड द वेरिएशन इज कॉल्ड। तो कौन सी ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हेरिडिटी, मतलब आप देखते हैं कि करेक्टर्स का ट्रांसफर हो रहा है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के, और वेरिएशंस भी दिख रहे हैं, तो किस में पढ़ते हैं आप लोग, जेनेटिक्स में ही तो पढ़ते हैं, ठीक है, तो यही पढ़ेंगे। और लिविंगोलॉजी तो कुछ नहीं होता। इवोल्यूशन, इवोल्यूशन में आप लोग पढ़ते हैं कैसे ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ, पहले हम लोग कैसे डिपेंड करते थे, एनिमल्स को खाते थे, फायर बर्निंग करते थे, हंटिंग करते थे, फिर धीरे धीरे करके हम और इवॉल्व एनिमल फॉर्म में, और धीरे धीरे करके ह्यूमंस की ग्रोथ होती रही, वो इवोल्यूशन हो गया। टेक्सोनॉमी क्या होता है कि किसी भी ग्रुप्स में डिवाइड करना, जो एनिमल्स पाए जा रहे हैं उनको उनके कैरेक्टर के बेसिस पे हम लोग अलग अलग ग्रुप्स में उन्हें बांट देते हैं, उसे हम लोग टेक्सोनॉमी कहते हैं। तो ये सब तो नहीं है, बट इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो यहाँ पे जेनेटिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट है बाइनरी फिजन, ये तो सबको याद होगा। बाइनरी फिजन इज सम इन ऑर्गेनिज्म अकर इन डेफिनेट ओरिएंटेशन इन रिलेशन टू द सेल स्ट्रक्चर ऑन वन ऑर्गेनिज्म। अगर बाइनरी फिजन की बात आती है तो सबसे पहले जो एग्जांपल हमारे दिमाग में आता है वो कौन सा होता है, अमीबा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमीबा। अमीबा में बाइनरी फिजन होता है, उनका डिफरेंट ओरिएंटेशन होता है, सेल के स्ट्रक्चर के बेसिस पे तो होता है ना, ऐसे करके अमीबा जो होता है क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। बस एक सिंगल अमीबा धीरे धीरे करके वो डिवाइड हो जाता है 2 अमीबा में, ये होता है बाइनरी फिजन। तो ये 10th वाला भी हो गया हमारा बाइनरी फिजन का। तो अमीबा में कैसा है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है,
बाइनरी फिजन आप लोगों को प्रोसेस तो पता ही होगा पूरा। क्या होता है, सिंगल जो अमीबा का सेल होता है उसमें सबसे पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद उसकी फिर सेल बॉडी भी डिवाइड हो जाती है और 2 अमीबा को वो फॉर्म कर लेती है। ये माइटोटिक डिवीज़न होता है, मियोसिस डिवीज़न नहीं होता है। मियोसिस डिवीज़न में तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो तो हाफ हो जाता है, बट माइटोटिक डिवीज़न में जेनेटिक मटेरियल सेम रहता है और वो न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर रहा है। नेक्स्ट है, पूछ रहे हैं कि द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। अच्छा, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहते हैं किसी ऑर्गेनिज्म को? जीनोटाइप कहते हैं। देखो, अगर फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो उसे फिनोटाइप कहेंगे। ट्रेट्स क्या होते हैं? हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। और जीनोम क्या होता है? जीनोम होता है एक तरीके से हम कह सकते हैं हाफ सेल, मतलब प्रोकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस पाया जाता है एक तरीके से, या फिर हम जीनोम को वो नहीं कहेंगे कि अगर जब सेल डिवाइड कर रहा होता है, मियोसिस डिवीज़न हो रहा होता है, तो उसमें जो डिवीज़न होता है जेनेटिक मटेरियल का, तो हाफ जेनेटिक मटेरियल जब ट्रांसफ़र होता है नेक्स्ट सेल में, मियोसिस में, तो वहाँ पे जीनोम उस टर्म को कहते हैं हम लोग। ठीक है, अभी आप लोग उस पर ध्यान मत दीजिए, बस इतना याद रखिएगा कि जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है ऑर्गेनिज्म का उसे क्या कहते हैं? जीनोटाइप। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जीनोटाइप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि वेयर आर द प्रोटीन फर्स्ट डाइजेस्टेड इन एलिमेंट्री कैनाल। लाइफ प्रोसेस में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। सबसे पहले प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पे होता है? स्टमक में होता है। और अगर पूछा जाए सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ पे होता है, तो आप लोग उसका याद रखिएगा कि माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। ओके, तो आज के लिए अभी हम लोग कितने ही क्वेश्चंस रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में अभी 12 हमारे एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए हैं, आपको समझ में भी आ रहे होंगे। मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना चाहा उनको, और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं जल्दी जल्दी करा दूँगी तो कुछ बच्चों को नहीं समझ में आते हैं, बट मैं ट्राई करूँगी कि इसका एक्सप्लेनेशन भी साथ में देती जाऊँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और बचे हुए जितने भी एमसीक्यूज हैं उनको भी कंप्लीट कर लेंगे और पूरा सैम्पल पेपर सॉल्व कर लेंगे ये। तो आई होप आपको समझ में आया होगा जितना भी मैंने आपको आज एक्सप्लेन किया है। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, जिससे वो भी अपने सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस कर सकें और जितने भी प्रीवियस क्लासेस मैंने एक्सप्लेन करी हैं उनको भी वहाँ से रिवीजन कर सकें। और अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर चैनल भी नहीं सब्सक्राइब किया है अभी तक, आप न्यू हैं चैनल पे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और नोटिफिकेशंस को भी ऑन करिए। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी रहती है तो उसे आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। Okay, so make sure to like, share and subscribe, and thank you for watching the video.